2006 से वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी भी बायलैटरल सीरीज में अविजित रहने का रिकॉर्ड एक बार फिर भारत ने बना लिया। शानदार अंदाज में 2-1 से श्रृंखला की अपने नाम। चलिए करते हैं इसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, ऐसा एक वक्त लगा था कि शायद जल्दी खत्म होगा मुकाबला। जो दर्शक हैं, भारतीय दर्शक खासतौर से, उनकी नींद थोड़ी अच्छी हो सकती है, जल्दी सो सकते हैं, लेकिन वेस्टइंडीज के कुछल्ले बल्लेबाजों ने मेहनत करा दी। जी हाँ, ऑब्वियसली वो लोग भी खेलने के लिए आए हैं। तो इतना आसान होता नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि टीम ऐसे ऑल आउट हो जाए। थोड़ी तो फाइट दिखानी पड़ेगी। कोशिश की एक 50 रन की पार्टनरशिप की, बट बहुत पीछे रह गए। चाहे वो बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, इंडिया ने पूरा ये गेम डोमिनेट किया। बिल्कुल, और इस पूरे श्रृंखला की अगर बात करें वसीम, अब तो यहां से अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो कई तरीके के सवाल शायद उठे। ये कहा जाए कि भाई इतना ज्यादा प्रयोग क्यों? आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली को जब दल का हिस्सा बनाया तो उन्हें खिलाया क्यों नहीं? लेकिन अंत में अगर सीरीज लाइन देखा जाए 2-1, और जिस अंदाज में तीसरा मुकाबला जीता है, शायद इन प्रयोगों को जस्टिफाई किया कि राहुल रोहित ने। आ, पता नहीं, आई मीन मुझे तो मेरा थोड़ा जवाब नहीं की तरफ ही है। ऑब्वियसली ये पता चलता है कि ऑब्वियसली क्लैरिटी नहीं थी कि रोहित और विराट को खिलाना ही नहीं है। अगर खिलाना नहीं था तो वो टेस्ट मैच के बाद ही वापस जा सकते थे, जैसे सिराज चले गए थे। और मे भी वो लोग आ सकते थे जो थोड़ा पार्ट ऑफ द प्लान हो सकते हैं। तो और उसके अलावा आई मीन ईशान किशन तो ऑब्वियसली खेलते ही हैं, तो वो उन्होंने उनके लिए बहुत बढ़िया सीरीज रही। मुकेश कुमार आई थॉट, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि ये प्रयोग से क्या रिजल्ट मिला है। उमरान मलिक को सिर्फ 2 मैच में 6 ओवर मिले हैं। अक्षर पटेल को सिर्फ 2 ओवर कराया गया दूसरे मैच में, और उनको सिर्फ एक ही मैच खिलाया गया। तो थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ, बट जैसे आपने कहा तो प्रयोग है तो फिर प्रयोग ही है। चलिए, तो इस प्रयोग पर ही आपसे एक थोड़ा सा सवाल, एक कठिन सवाल भी पूछते हैं वसीम की। ऐसा माना जाता है कि जब विश्व कप का साल है, आपके पास ज्यादा मैचेस नहीं बचे हैं, तो आप चाहते हैं कि अपनी बेस्ट 11 को ज्यादा से ज्यादा मौका दें। जो हमने 2011 विश्व कप जो भारत ने आखिरी बार जीता है, उस वक्त हमने देखा था कि एक ही खिलाड़ियों के सेट को लगातार मौका दिया जा रहा था। पर 15 में हमने प्रयोग किया, भारत ने काफी प्रयोग किए, 2019 में काफी प्रयोग हुए, और उसका नतीजा भारत के लिए बहुत अच्छा रहा नहीं। 2023 में भी वही नजर आ रहा है। तो ये आप कैसे देखते हैं, और खास तौर से राहुल द्रविड़ की कोचिंग को किस नजरिए से आप देखेंगे? आई मीन वर्ल्ड कप की तैयारी जनरली आप 2 साल के आसपास से शुरू कर देते हैं, तो आप एक तरह से वो 17, 18, 20 लोगों को लॉक इन कर लेते हैं कि ये हमारे प्लेयर है। तो अब तक ऐसे लग रहा है कि वो श्योरिटी नहीं मिली। ऑब्वियसली उसका कुछ रीजन इंजरीज भी है, और वो रहेगा ही क्योंकि इतनी क्रिकेट आजकल के प्लेयर्स खेलते हैं। बट फिर भी थोड़ा सा मैं चिंतित तो हूँ कि इतने प्रयोग किए जा रहे हैं और हम अभी तक एक सेटल्ड यूनिट की तरफ नहीं बढ़े कि ये हमारी टीम है। सूर्य कुमार यादव पता नहीं पार्ट होंगे नहीं होंगे, कभी वो 4 खेलते हैं, कभी 6 खेलते हैं। अक्षर पटेल सिमिलरली। तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि अभी तक एक सेटल्ड यूनिट की तरफ हम नहीं पहुंचे अभी तक, अनफॉर्चुनेट। इसका कारण वसीम आप क्या मानते हैं? आप कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी को इसका कारण मानते हैं, राहुल द्रविड़ की कोचिंग को मानते हैं कि ये जो प्रयोग हो रहे हैं ये क्या द्रविड़ की वजह से ज्यादा हो रहे हैं, या रोहित शर्मा का ये फैसला हो सकता है? आई थिंक दोनों का ही होगा। दोनों का होगा, प्लस सिलेक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे कि वो चाहते होंगे कि बहुत सारे प्लेयर्स को देखा जाए, परखा जाए, और उसके बाद डिसीजन बनाया जाए। बट जब तक वो प्लेयर उतना एक्सपीरियंस नहीं हो, उसने इतने मैचेस नहीं खेले हो, और वो आईसीसी इवेंट में आप उसको ट्राई करने वाले हो, तो वो थोड़ा मुझे चिंता का विषय लगता है। क्योंकि आईसीसी इवेंट इंडिया में है, उसका एक अलग प्रेशर होने वाला है। तो उसके लिए आपको थोड़े मंझे हुए खिलाड़ी लेने होते। तो उसकी तरफ मुझे लगता है कि सोच होनी चाहिए रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ की, वरना हम फिर वही गलती कर बैठेंगे जो हमने पहले की। बिल्कुल वसीम, और चलिए अब जल्दी से थोड़ा सा इस पूरे सीरीज को अगर हम रैप अप करें, और जिस अंदाज में भारत ने खेला है, ठीक है, प्रयोग की हमने लगातार बात कर ली, लेकिन रिजल्ट लाइन 2-1 और कुछ खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की तरफ अगर आप नजर डालें, ईशान किशन 3 मैच 3 अर्धशतक, हर एक मुकाबले में ऐसा लगा कि वो पूरे तरीके से तैयार हैं विश्व कप के 11 में आने के लिए। शार्दुल ठाकुर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज,
आपकी नजर में भारत ने क्या खोया और क्या पाया इस श्रृंखला के दौरान? आई थिंक ईशान किशन तो है पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुकेश कुमार मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे खिलाड़ी है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। शार्दुल ठाकुर ने अपना दबदबा बनाए रखा है, वो विकेट टेकिंग एबिलिटी वो बार बार दिखाते हैं कि उनके पास है। संजू सैमसन, मुझे लगता है कि आज उनके पास एक अच्छा मौका था कि वो एक ट्रिपल फिगर बना सकते थे, जितना वो सेट थे, लेकिन एक खराब शॉट और ऊपर से मार कर आउट हो गए। और अगर ईशान किशन के भी बारे में मैं कहूँ तो वो 350 में से 250 और एक बड़ा 100 हो सकता था। आज उनके पास वो मौका था कि वो 77 को 120 150 भी बना सकते थे। तो ये चीज उनको सीखनी होगी अपने गेम में, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड रोहित शर्मा विराट कोहली के जाने के बाद हमको उस तरह के बल्लेबाज चाहिए जो बड़े बड़े हंड्रेड्स बनाए। और उन उन लोगों ने वो हंड्रेड्स बनाए हैं, तभी भारत की बैटिंग इतनी मजबूत रही है। तो मुझे थोड़ा सा ये फॉर्मेट में ऐसे लगता है कि थोड़ा सा अभी भी वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि वो 100 दिखाई नहीं देते हैं जो यंग खिलाड़ी खेल रहे हैं। अ, आज तो 4 लोगों ने 50 बना दिए, बट वो अगर आप 70-80 पे आप या 50-60 पे छोड़कर आ जाओगे और वहां से अगर 2 विकेटें गिर जाती हैं तो फिर आप फंस जाते हो। तो वो थोड़ा उनको सीखना होगा। बट उसके अलावा जैसे मैंने कहा, ये 2-3 खिलाड़ी ये बड़े पॉजिटिव रहे। सूर्य कुमार यादव पे अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा क्वेश्चन मार्क बना ही हुआ है। इवन दो उनके लिए नंबर 6 मुझे लगता है कि बेहतर है इस फॉर्मेट में, 50 ओवर फॉर्मेट। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि टॉप स्कोरर की अगर आप बात करें भारत की तरफ से तो सिर्फ दो खिलाड़ी ईशान किशन और शुभमन गिल ही 100 का आंकड़ा पार कर पाए इस श्रृंखला में। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज जो तीसरे नंबर पर, वो 82 रन पर ही रहा। तो ये मायने रखता है। लेकिन अगर गेंदबाजी यूनिट की तरफ रुख करें वसीम, तो क्या यहां ज्यादा पॉजिटिव नजर आया? क्योंकि शार्दुल ठाकुर आप देखिए 8 विकेट वो लेते हैं, और शायद उस नजर से, उस अंदाज से शार्दुल ठाकुर का नाम नहीं होता है जैसे वो विकेट की फहरिस्त में हमेशा आगे रहते हैं। कुलदीप यादव बहुत 7 विकेट लेके उन्होंने प्रभावित किया। आपने मुकेश कुमार का नाम लिया। गेंदबाजी यूनिट ज्यादा बेहतर नजर आई। जी हाँ, ये तीन तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुलदीप यादव अगेन कमाल की उन्होंने गेंदबाजी की, और गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लगता है कि वो रिस्ट स्पिनर फिलहाल नंबर 1 पर है। मुकेश कुमार ने जिस तरह से गेंदबाजी की, थोड़ा सा अगर मैं क्रिटिकली बात करूं तो थोड़ा सा 1 यार्ड 2 यार्ड उनको थोड़ा पेस बढ़ाना होगा, थोड़ा फिटनेस बेहतर करनी होगी। लेकिन उनके पास वो चीजें हैं कि वो बॉल स्विंग कराते हैं, अच्छी जगह पे बॉल डालते हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी है। और शार्दुल तो आई मीन ऐसा लगता है कि वो एक अनसंग हीरो है। विकेट लेना मतलब है कि उनका सेकंड नेचर है, कि आके पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं, थोड़े रन देते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी उनकी कमाल की है। तो इन तीनों का मुझे लगता है कि इन तीनों के लिए बहुत बढ़िया सीरीज है। आखिर में एक छोटा सा सवाल दो खिलाड़ियों को लेकर वसीम, वो जान के भी ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या वर्ल्ड कप को लेकर आप सेटअप में देख रहे हैं जयदेव उनदकट, उनको मुकाबला मिलता है 10 साल बाद। सराज बहुतुले का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते बच गए। 192 मैच का गैप रहा है पिछले और इस वाले में, और 196 का रिकॉर्ड सराज बहुतुले के नाम है। उनको आप खिलाते हैं उमरान मलिक से ऊपर, हालांकि 1 विकेट वो लेते हैं। दूसरा ऋतुराज गायकवाड़, उनको एक मुकाबले में मौका मिलता है, हालांकि कुछ खास कर नहीं पाया आज। तो क्या ये दो खिलाड़ी गोइंग फॉरवर्ड सेटअप का हिस्सा हो सकते हैं? वर्ल्ड कप का तो मुझे नहीं लगता है हिस्सा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जयदेव उनडकट नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ तो ऑब्वियसली एशियन गेम्स में जाने वाले हैं, तो वो ऑब्वियसली नहीं होंगे पार्ट। तो आई मीन उनको मौका दिया गया, बट अगेन आप एक मौका देकर किसी से क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो उनके बारे में कुछ कहना मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है बेसिकली। उसकी बजाय मैं ऐसा कहता हूँ कि उनडकट की जगह अगर आप अक्षर पटेल को खिलाते तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अक्षर पटेल अ, वो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप का हिस्सा बन सकते हैं। बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, आपने उनको एक मैच में सिर्फ 2 ओवर बॉलिंग कराई, तो वो मुझे लगता है कि आज शायद वो खेल सकते थे। बट ऋतुराज का, क्योंकि वो एक ही बल्लेबाज टीम में बाहर बैठे, अगर रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं खेल रहे तो वो एक ही बल्लेबाज बाहर बैठे हुए, तो उनका खिलाना तो ऑब्वियसली बनता ही है, जिस तरह से दूसरे मैच में बल्लेबाजी हुई है।
बेशक, यानी उन खिलाड़ियों को आप मौका दें जो आपके सेटअप का हिस्सा हो सकते हैं, खासतौर से वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए। एशिया कप और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में एक श्रृंखला वनडे की, ये दो मिशन है भारत के पास, उसके बाद सीधे वर्ल्ड कप। तो क्या इन दोनों श्रृंखलाओं में, इन टूर्नामेंट्स में भी आप प्रयोग देख रहे हैं वसीम, या आप चाहेंगे कि आप परफेक्ट अपने 11 को लेकर हर एक मुकाबले में उतरे? आई थिंक वो जो स्क्वाड जो वर्ल्ड कप का होगा, मुझे लगता है कि उसको सिलेक्ट करना चाहिए और वो बेस्ट 11 जो है उसी को खेलना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप प्रयोग करोगे तो अगेन वो प्लेयर्स में भी अनसर्टेनिटी बनी रहती है, वो कॉन्फिडेंस का भी इशू रहता है, और प्लेयर्स भी इनसिक्योर होते हैं। तो ये कप्तान के लिए, कोच के लिए भी अच्छा नहीं, और ऑब्वियसली प्लेयर्स के लिए तो अच्छा है नहीं। तो यहाँ से जो 7 8 9 मैच जो है, वो एशिया कप हो और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो, मुझे लगता है कि इंडिया की जो बेस्ट 11 है, ये सारे इंजर्ड प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, तो उन्हीं को खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। बेशक, और उम्मीद कुछ ऐसा ही होगी कि अपने आप बेहतरीन 11 को लेकर आगे बढ़े और फिर वर्ल्ड कप की तैयारियां उसी अंदाज में करें। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। T20 सीरीज में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।